सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सिंह संजय रामवत। बच्चों, आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से जो हमारी पुस्तक है कुमार भारती, उसमें मिला पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम की पहली इकाई का जो दूसरा पाठ है वह डिनर पाठ है, एक पूरक पाठ है। इस पाठ के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, कहानी बताएंगे और पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में बताएंगे। पाठ के कैसे प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आए बच्चों, अब चलते हैं डिनर पाठ के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। डिनर पाठ है, इसके गजेंद्र रावत जी हैं। सबसे पहले गजेंद्र रावत जी के बारे में हम जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय समझ लेते हैं। श्री गजेंद्र रावत जी का जन्म 1958 में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। जो पहले उत्तर प्रदेश में था, अभी अलग राज्य बना है, उसका नाम उत्तराखंड है। गजेंद्र रावत जी हिंदी के एक चर्चित रचनाकार हैं। आपकी कहानियों में दैनिक अनुभवों के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। आपकी कहानियाँ नियमित रूप से पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती हैं। गजेंद्र जी द्वारा हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर गजेंद्र जी अक्सर कहानियां लिखते हैं और उनकी ये कहानियां पत्रिकाओं में छपती हैं और हमको पढ़ने को मिलती हैं। हमारे दैनिक अनुभवों, इनके कहानियों में दैनिक अनुभवों की विविध रूप दिखाई देते हैं। प्रमुख कृतियाँ बारिश, ठंड और वह, धुआं धुआं तथा अन्य अनेक कहानियां हैं। बच्चों, डिनर पाठ जो है, नाम से यह स्पष्ट होता है कि नाम से लग रहा है कि किसी रात के पार्टी भोजन की बात कही जा रही है। हाँ, लेकिन किसी भोजन रेसिपी से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, यह एक कहानी है जो आज के जो कामकाजी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ जो होता है, उसी चीज़ को इस डिनर नामक पाठ में दिखाया गया है कि दिन में काम करते हुए, दिन भर काम करती हैं और शाम को जब वो घर जाती हैं, देर रात घर पहुंचती हैं, तो रात का खाना कैसे अपने पति बच्चों के लिए बना करके देती हैं और फिर सुबह उठ के खाना बनाने के बाद खिला के लोगों को और फिर सुबह ऑफिस के लिए चल देना। यह आज के कामकाजों महिलाओं का दिनचर्या है ये। और यह जो डिनर पाठ है, यह ऐसी चीज़ों का वर्णन कर रहा है। अब उसके पहले हम डिनर पाठ के जो पात्र हैं, पात्र परिचय कर लेते हैं। इसमें उर्मी यह कहानी का मुख्य पात्र है, जो कि नायिका है। और अनुराग उर्मी का पति है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। और उर्मी के दो बच्चे, एक बेटी सैफी बड़ी और छोटा बेटा रहता है। यह इस तरह से इस पाठ का पात्र परिचय है। यह 5 पात्र हैं, प्रमुख 5 पात्र इस पाठ के हैं। कहानी का विषय, बच्चों, यह जो कहानी ली गई है, यह कहानी संवादात्मक कहानी है, संवाद के रूप में प्रदर्शित की गई है। इस कहानी में रावत जी ने नारी के जीवन संघर्ष और उससे परिवार समाज की अपेक्षाओं को दर्शाया है। क्योंकि आज सभी लोग यह जानते हैं कि हमारी बहू पढ़ी लिखी हो, हाँ, काम करने वाली हो
ऑफिस में काम करे, अफसर रहे, इस तरह की सोच सबकी होती है। लेकिन उस सोच के बाद यह भी सोचते हैं कि वह घर का सारा काम भी करे। पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू चाहिए, पर साथ ही यह अपेक्षा भी रहती है कि घर के सारे काम काज भी वही करे। कहानीकार ने कहानी में यह स्पष्ट किया है कि घर के काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारियां पुरुषों की भी उतनी है जितनी एक महिला की है। यह और साथ में इस कहानी में एक बुढ़ा जो रिक्शा चालक है, वह उसके बारे में भी दर्शाया गया है कि किस तरह से उसके बच्चे उसका साथ नहीं देते हैं और बुढ़ापे में भी वह बड़ी उम्र में भी अपना काम करता है और इसके बाद खाता है। यह आज के इस समाज को इस कहानी में दर्शाया गया है, जो कि कहानी में हम इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो कहानी है डिनर नामक जो कहानी है, गजेंद्र रावत ने जो इसको लिखा है, यह कहानी कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं फिगर में ये रिक्शा दिखाई दे रहा है, एक औरत खड़ी है और उधर एक बिगड़ा रिक्शा है। हाँ, तो इससे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं कि कहानी का प्रारंभ। और बच्चों, यदि आप शांत मन से कहानी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आंखों के सामने चलचित्र चल रहा है, फिल्म चल रही है, कोई पिक्चर चल रही है। इस तरह अगर आप ध्यान लगा करके सुनते हैं तो सारी चीज़ एक चलचित्र की तरह आपके आंखों के सामने आएंगी। और मैं अब कहानी शुरू करता हूं। कहानी को पूरी कहानी जो है उसका भाव पूरा मैं अच्छी तरह से आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि कहानी आपके दिमाग में आ जाए। बच्चों, अगस्त का महीना शुरुआती और बारिश खूब तेज हो रही थी और होने के बाद बारिश बंद हो गई। आकाश में काले दूधिया रंग के बादल घमासान मचा रहे थे और ऑफिस से उर्मी बाहर निकली, देखती है सड़क पे गाड़ियों का रेलम पे लगा हुआ है और गाड़ियों की बेसुध धुन आ रही थी, जिसमें प्रकृति शांता को जैसे लग रहा था कि ये ध्वनियाँ दबा दे रही हैं उनके कुदरत के शांत को। तो इस तरह से उर्मी जो है अपने ऑफिस से निकली और वह उसके कंधे पर 2 बैग और दोनों बाजुओं पर टंगा एक बैग, 3 बैग लेकर के वह अपने ऑफिस से निकली और सड़क पर धीरे धीरे आई। रिक्शे की तलाश में थी कि ऑटो रिक्शा उसको मिल जाए, उसमें बैठ कर को वह अपने घर पे चले जाए। लेकिन वह जिस रिक्शे वाले को रोकते थे, रिक्शे वाले नहीं कर देते थे। पूछते थे कहाँ जाना है, रोहिणी का नाम सुन करके रिक्शे वाले बिदक जाते थे। इस तरह से बेचारी बहुत परेशान हुए। अपने हाथों में वह बैग को लेकर के वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं रहते थे। जिस रिक्शा से बोलती थी सारे लोग मुंडे हिलाते थे। ऐसा लगता था जिस तरह से वह स्प्रिंग का खिलौना होता है कि जो खाली मुंडे हिलाता रहता है, वही उर्मी के साथ हुआ था। कोई भी रिक्शा जाने के लिए तैयार नहीं थी। उर्मी बेचारी अपना बैग सामान लिए आगे सड़क पर अपना पैर घिसराते हुए आगे चले गई, लेकिन कहीं रिक्शे वाले ने नहीं उसको लिफ्ट दिया, नहीं कोई रोका उसको पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे वह पंचकुइया चौराहे पर पहुंची, जो काफ़ी व्यस्त चौराहा होता था। उस चौराहे पे पहुंच करके उसने रिक्शा वालों को बोला, लेकिन कोई रिक्शा जाने के लिए, रोहिणी के नाम पर कोई रिक्शा वाले जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब बेचारी थक गई थी, एकदम थकी थी, चूर हो गई थी थक के। तो वह एक रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद की। उसको जैसे लगा थोड़ा आराम मिल गया, क्योंकि वह थक के बिल्कुल चूर हो गई थी। लेकिन उसको अपने मंजिल तक पहुंचना है, अपने घर जाना था। इसके बाद फिर उसने आंखें खोली और बैग को उठाया और पीछे खड़े रिक्शे वाले के पास गई। बोली कि बाबा चलोगे? तो रिक्शा वाला बोला कहाँ जाना है पुत्र? वो बोली बाबा हमको रोहिणी जाना है। तो बोला ठीक है,
बैठ जाओ। और उर्मी अपना सामान लेकर के रिक्शे के पीछे बैठ गई। बैठने के बाद देखी ऑटो वाला अपना पहिया देख रहा था, पैर से टायर को दबा रहा था। फिर इसके बाद गाड़ी में बैठा, अपना मीटर स्टार्ट किया और आगे चल दिया। फिर आगे चलते चलते ऑटो वालों ने उर्मी से पूछा कि बेटा तुम कभी कहीं काम करती हो क्या, तुम तो कामकाजी औरत दिख रही हो। तो उसने बोली हाँ अखबार में काम करती हूँ। वह भौचक्का में हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, अखबार में क्या, अखबार में कैसा? तो बोला अखबार में खबरें लाने का काम करती हूँ मैं। अच्छा, थोड़ी देर तक देखा, फिर इसके बाद वह अपना गाड़ी चलाते रहा। इतने में थोड़ी देर के बाद आगे जा कर के गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी बंद पड़ गई तो वह उतरा, ओ यह क्या हो गया। उतर के अपना गाड़ी बनाने लगा। फिर इसके बाद अपना सामान छोड़ करके उर्मी भी उससे नीचे उतरी और बोली कि बाबा क्या हुआ। बोले यह बन जाएगा कि नहीं। बोले नहीं बच्चा, मैं 40 वर्ष का मुझे अनुभव है, मुझे पुर्जे पुर्जे के बारे में जानकारी है, यह अभी हो जाएगा। और यही बात करते हुए वह आगे के और यह अपना सर सामान निकाला और गाड़ी को बनाने लगा। बनाते बनाते फिर इसने पूछा उर्मी ने कि बाबा आपके पास बेटे कमाने वाले नहीं हैं क्या। तो एक बार वह नज़र उठा करके उर्मी की तरह देखा, फिर अपना काम करने लगा। कुछ बात करना चाहा उर्मी से, लेकिन तब तक उर्मी का फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन जो था वह उसके पति अनुराग का था। वह बोले कि अभी इतना देर हो गई, कहाँ रह गई। तो ये बोली रिक्शा बिगड़ गया है, बस बन रहा है, मैं आ रही हूँ और मैं अभी आ रही हूँ। तो फिर इसके बाद वह यह कहते हुए अपना थोड़ी देर के बाद आशाओं और निराशाओं के बीच में रिक्शा सही हो गया। फिर वह बोला चलो, रिक्शा सही हो गया। उर्मी पीछे वाली सीट पर बैठ गई। फिर इसके बाद थोड़ी दूर जब रिक्शा चला तो ऑटो ड्राइवर भी शांत हुआ और उर्मी भी शांत हुई। फिर इसके बाद उर्मी ने ऑटो ड्राइवर ने कहा कि हाँ बेटी, तूने जो पूछा कि आपके बेटे हैं, तो मैं अब बताता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा तो शादी होते ही मुझसे अलग हो गया। दूसरा मैं सोचा कि दूसरा हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगा, लेकिन वो भी वैसा ही निकला। मेरे पास एक प्लाट था, उस प्लाट को जैसे ही मैंने बेचा कि वह मुझे अलग कर दिया, हाँ, और मेरा बोरिया बिस्तर बांध दिया। इस तरह से मेरा जीवन अपनी मेहनत पर चलता रहा। तब से यह मेहनत रूपी मैं काम करता रहा। फिर इसके बाद उसने बताया बेटी, और तो उर्मी ने कहा कि आप अकेले हैं। बोली हाँ बेटी अकेले हैं, क्योंकि 4 साल पहले मेरे पत्नी का देहावसान हो गया और मेरी एक बेटी है। वह बेटी हफ्ता 15 दिन पर घूमते हुए आ जाती है, मेरी खोज खबर ले लेती है। क्या करें, उस बेचारी के पास भी उसके आदमी को काम नहीं है, इसलिए अपने घर वह अकेले काम करने वाली है, इसलिए वह परेशान रहती है। लेकिन फिर भी बूढ़े बाप का हालचाल लेने के लिए वह चली जाती है। कहते हुए आगे रिक्शा बढ़ता है। फिर इसके बाद वह बताता है कि 10 वर्ष का जब मैं था तब मेरे पिताजी लाहौर से दिल्ली आए थे और वहाँ भी वह तागा चलाया करते थे। यहाँ आने के बाद भी उन्होंने तागा ले लिया और वह तागा जीवन भर चलाते रहे। इस तरह से बातें करते करते तब तक जोर से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आई करके रिक्शा बंद हो गया। रिक्शा बंद हो गया तो ऑटो ड्राइवर जो था वो बोला, ओ कितना मैं बस बदनसीब हूँ, अब क्या हुआ, क्या हो गया। फिर इसके बाद वह उतरा और उतर के देखा
तो गाड़ी का चक्का पंचर हो गया था। फिर मैडम ने बोली क्या हुआ, तो बोले कि गाड़ी पंचर हो गई है। फिर इसके बाद उसने अपना पाना वगैरह निकाल करके अपना गाड़ी बनाना शुरू किया और बोला मैडम 10 मिनट लगेगा, मैं करता हूँ। यह बात करते करते तब तक फिर अनुराग का फ़ोन आ गया। अनुराग बोला कि अभी कहाँ पहुँचे, इतना देर हो गई। तो वह बोले अब मैं शास्त्री नगर में हूँ, आ रहे थे रिक्शा, फिर पंचर हो गया है, बना रहा है, 10 मिनट लगेगा, मैं आने वाला हूँ। वह घड़ी से अपने रोशनी में, स्टेज लाइट की रोशनी में घड़ी देखती रही कि हाँ कितना टाइम हो गया। फिर इसके बाद वह बोला कि अरे कैसा खटारा रिक्शा पकड़ लिया। अनुराग कहता है कि कैसा खटारा रिक्शा पकड़ लिया तूने, उस रिक्शा को छोड़ करके दूसरा रिक्शा ले लो है। फिर इसके बाद वह यह सोचने लगी और 50 रुपये की नोट लगा के हाथ में रखे कि मैं दे करके जाती हूँ। तब तक भगवान के कृपा से ऑटो ठीक हो गया और वह उसको ऑटो में फिर से बैठी और अपने गंतव्य मार्ग की तरफ चल दी। जाते जाते जब नज़दीक पहुंचा तो ऑटो वाले ने पूछा कि कहाँ है, तो बोली सीधे चल के ये उस गली में चलो और भीतर गेट के अंदर ऑटो ले लो। रिक्शा वाला ने वही किया, भीतर लेके गया, रिक्शा रोक दिया। मुर्मी ने रिक्शा वाले को पैसा दिया। फिर इसके बाद सोचते हुए घर जाने लगी। सीढ़ियाँ जब चढ़ने लगी सोच रही थी मैं कितनी बदनसीब हूँ कि अब इतनी रात को आऊँ तो बच्चों को खाना बनाऊँ, पति को खाना बनाऊँ, सारे को खाना खिला करके मैं करूँ। ऐसा तो ये कर सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, दाल रख सकते हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरे नसीब में यही है, दिन भर ऑफिस का धक्का खाता रहूँ, खबरें लेने में धक्का खाते रहूँ और रात को देर रात घर पे पहुँचने पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है। यह सोचते हुए वह अपने दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजे पर पहुँच के बेल बजाई तो देखा कि तीनों लोग खड़े हैं। तब तक छोटा बच्चा जो है आता है दौड़ के, कहता है मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो। वो बोली ठीक है। फिर सारे लोग जो है अपना मुंडी नीचे किए थे वो तीनों, और ये भीतर गए। हाथ धोने के बाद आए, देखी तो रसोई का घर एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। तो इसको लग गया कि कुछ खाना पीना नहीं बना है। फिर इसके बाद उसने कहा कि अपना सब्जी काटने के लिए तैयार हुई तो पूछे कि चाकू किधर है, तो अनुराग बेडरूम से ही बोला कि वह देखो डाइनिंग टेबल पे ही होगा। फिर इसके बाद वह डाइनिंग टेबल पे जाती है और कहती है कि उधर का लाइट क्यों बंद है, तो वो अनुराग बोले, उनके बच्चे बोले कि इधर हम लोग सीरियल देख रहे हैं इसलिए वहाँ का लाइट बंद किए हैं, क्या लाइट जला के फ़ायदा। तो करते हुए फिर ये गई। जब डाइनिंग टेबल पर लाइट जलाई तो उस डाइनिंग टेबल पर उसे डोंगा और सब्जी और कैसरोल दिखाई दिया। तो फिर वह भौचक्का रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। उठा के देखी, जब डोंगा उठा के देखी तो उसमें सब्जी था और वह जो है भौचक्की रह गई। फिर इसके बाद यह तीनों लोग जब देखे तो जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह से वह उर्मी में थोड़ी प्रसन्नता आई, यह कहानी थोड़ा सुखांत हुई और इसके बाद वह अपना प्रसन्न हुई। यानी यह कहानी का सुखांत भाव आ गया कि वह जहाँ इतनी परेशान थे कि मुझे खाना बनाना है, फिर खाएंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे, फिर सोएंगे, लेकिन यहाँ उनके पति और बच्चों ने मिल कर के खाना बना के रखा था। इस तरह से लेखिका प्रसन्न हुई। मेरे प्रिय बच्चों, यह कहानी से हमको दो तरह की बातें आती हैं। एक, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, उनके पति हों या उनके परिवार के लोग हैं, कदम से कदम साथ मिला करके चलना चाहिए। यह पहली सीख हमको इस कहानी से मिलती है। दूसरी बात, उस वृद्धा बाप की जो आज के हमारे समाज की यह सबसे बड़ी बुराई है कि बच्चे जैसे ही अपने पैर पर होते हैं वह अपने करने लगते हैं, बूढ़े बाप को भूल जाते हैं। ऐसे हमारे समाज में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और पत्र पत्रिकाओं में मिलता है, न्यूज़ पे मिलता है। बाप बेचारा अपनी किस्मत पर अपना जीवन बिताता है। तो यह
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जागरूक होना चाहिए। माँ बाप के प्रति हमको जो है एकदम उनको माता पिता भगवान की तरह मानना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा होना चाहिए। और यह दो सीखें इस कहानी से मिलती हैं। बच्चों, यह कहानी रही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी का सार अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे हम इस कहानी में आए जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को बताने का प्रयास करेंगे। जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे सीली शब्द आया था। सीली माने आर्द्र, यह आर्द्र। दूसरा है घमासान यानी भीषण युद्ध। फिर बेसुरी माने सुरहीन, बिना सुर का। कुदरत, कुदरत यानी प्रकृति। नायाब माने दुर्लभ, जो मिलना असंभव हो। बिदकना माने भड़कना। संचित, एकत्रित करना। आशंका, संदेह, आशंका यानी संदेह। कमबख्त, अभागा। त्रस्त, दुखी। और वाकिफ माने परिचित। गुजारा, निर्वाह। किस्मत, भाग्य। कर्कश यानी कर्ण कटु। कर्कश माने जो पसंद न हो, कान को पसंद होने वाली, कान को भी कटु लगने वाली आवाज हो, वह कर्कश होती है। इर्द गिर्द यानी आसपास। बच्चों, यह पाठ में कठिन शब्द हैं। इन शब्दों को मैंने यहाँ आपको बताया, दिखाया। अब इसके बाद पाठ में कुछ मुहावरे हैं। उन मुहावरों के बारे में हम बताते हैं आपको। जो मुहावरे आपको करने के लिए आते हैं वह मुहावरों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का। मुहावरे हैं बिदक जाना यानी भड़क जाना। अब यह मुहावरा दिया गया है, यह उसका अर्थ है। अब हमको मुहावरा करना होता है। अब आप ऐसे शब्दों को चुनोगे, ऐसे वाक्य एक बनाओगे जिस वाक्य में बिदक जाना शब्द आ जाए और वह सार्थक वाक्य हो। जैसे अभी मैंने बताया, इसी पाठ से ही हम ले लेते हैं कि रोहिणी का नाम सुनकर ऑटो वाले बिदक जाते। दूसरा है पसीना पसीना हो जाना यानी थक जाना। जब ऑटो बंद हो गया, इसका अर्थ हो गया थक जाना। और इसका मैं मुहावरा बताता हूं कि जब ऑटो बंद हो गया 10 मिनट बाद उर्मी पसीना पसीना हो गई। और बच्चों, यह शब्द को आप अंडरलाइन, जब वाक्य का प्रयोग करोगे फिर इसके बाद उसको अंडरलाइन भी कर दोगे। फिर इसके बाद भौचक्का रह जाना, अगला शब्द है भौचक्का रह जाना। ठीक, जब भौचक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। जब उर्मी घर पे पहुंची चाकू खोजने के लिए, इसको आप छोटे शब्दों में कहोगे, जैसे ही उर्मी ने डिनर के कक्ष का लाइट जलाया वह सारे खाने के सामान को देख करके भौचक्का रह गई। फिर झेप जाना, है झेप जाना माने शर्मा जाना। वह जब लज्जित होना, शर्मा जाना। वह इतनी भड़क रहे थे, भनभना रहे थे उर्मी तो, लेकिन जब उसने देखा कि सारे खाने बना करके रखा गया है और ये लोग हंसने लगे तो वह जो है झेप गई। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। वाक्य में इस मुहावरे को आप रखेंगे, सार्थक वाक्य होना चाहिए। तो यह शब्दार्थ और मुहावरे हो गए। इसके अलावा अब प्रश्न कैसे आते हैं, उस प्रश्न को परिच्छेद जो है उसके बारे में हम बताएंगे। हाँ, यहाँ देखो, एक हमने परिच्छेद डिनर पार्ट से लिया है और निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां करो, यह परिच्छेद दिया गया है। इसी परिच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उस प्रश्नों को आप लोगों को करना होगा।
और संजाल बनाना है तथा प्रश्न के उत्तर देना है। किस तरह से है उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह कृति पूर्ण करो, कृति नंबर 1 प्रश्न बोर्ड में परीक्षाओं में या 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ बच्चों आप देख रहे हो जो इधर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने इसमें प्रश्न का उत्तर भी लिख दिया है और वह ये जो रेड शब्दों में हमने लिखा है वह प्रश्न का उत्तर है, जो कि आपको जब मिलेगा तो वह नहीं रहेगा, खाली आपको क्या रहेगा, यह नभ रहेगा, यहाँ हवा रहेगी, यहाँ प्रकृति रहेगा और यहाँ जलद रहेगा। और बीच का ये जो गोला है, सर्कल है, यह वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदले। अब आपको इस सर्किल को पूरा करना है। यदि आप पूरा करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अच्छी तरह से पूरा करते हैं तो, यानी 1 सर्कल पूर्ण करने में आपको हाफ नंबर मिलेगा। तो हम इसका देखते हैं, जैसे वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदले। नभ आकाश जो है वह, इसका आगे डैश डैश रहेगा। हम उत्तर क्या लिखेंगे, काले और दुधिये बादलों से घिरा था, काले और दुधिये बादलों से घिरा था। फिर इसके बाद हवा आगे डैश डैश रहेगा। आप उत्तर लिखते समय शीली और चिपचिपी हो गई थी, इस तरह से आप उत्तर लिखोगे। फिर तीसरी चीज है प्रकृति ने चुप्पी साध ली थी। प्रकृति है, आगे डैश डैश रहेगा, आपको आगे पूर्ण करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, प्रकृति ने चुप्पी साध ली थी। फिर जलद रहेगा, आगे डैश डैश रहेगा, उसको आप लिखोगे जलद में खामोश घमासान मचा हुआ था। इस तरह से यह आपका सर्किल पूरा होगा। बच्चों जैसी आकृति आपको दी रहती है उसी तरह की आकृति आपको पेपर में परीक्षा में बताने का प्रयास करना चाहिए, बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और आप इस तरह से पूरे नंबर ले लें ऐसे बना करके। यहाँ देखो एरो बनाया गया है, इस एरो को भी बनाओगे। हाँ, यहाँ चौकट बनाया गया है, ये गोल बना गया है। बना करके जिस तरह की आकृति है उस तरह की आकृति बना करके उसके जो प्रॉपर उत्तर है वह लिखने का आप प्रयास करोगे। इस तरह से आपको अगर ऐसा करते हैं तो 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। अगला कृति नंबर 2, दूसरा प्रश्न जो परीक्षा से रहता है, ये कृति नंबर 1 रहता है जिसमें संजाल पूर्ण करने का रहता है, और दूसरा कृति रहता है उसमें स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न रहता है कि जैसे। और बच्चों स्वमत अभिव्यक्ति का मतलब है कि जो प्रश्न पूछा गया है वह पाठ के तहत आप उस प्रश्न का उत्तर बताओ और आप अपना मत दीजिए। शिक्षक का मत ये नहीं कि जो शिक्षक बताता है वही सही है। इसमें स्वमत का मतलब है कि प्रत्येक का मत अलग हो सकता है, तो आप जो कुछ भी लिखेंगे, अपना जो कुछ भी विचार प्रकट करेंगे देंगे, वह आपका जो है स्वमत अभिव्यक्ति होगा, ठीक। मैंने कामकाजी महिलाओं के बच्चों की परवरिश की समस्या के विषय में अपनी राय व्यक्त कीजिए। बच्चों अभी मैंने कहानी में बताया, उर्मी के बारे में बताया कि वह एक लेखिका है, अखबार में काम करती है, खबरों को लाती है, अखबार के लिए काम करती है, खबरें लेके आती है और उसके साथ क्या क्या घटित होता है। और खैर लास्ट में यह कहानी जाकर के सुखांत हो जाती है। लेकिन हमारे आज के समाज के बारे में बात किया जाए तो लोग बैठे रहते हैं, औरत काम करके आती है बेचारी, फिर इसके बाद खाना बनाती है, खिलाती है, सारे बर्तन को धो करके, फिर इसके बाद सब लोग सो जाते हैं तो सोती है, फिर सुबह सबसे पहले उठ जाती है। उठने के बाद फिर वही काम, क्योंकि ऑफिस भी जाना है इसलिए सारा खाना पीना बना के सब कुछ सही करके फिर ऑफिस की तरह जाती है। बच्चों इसमें जो घर के लोग हैं, पति है, बच्चे हैं, इन सबको ऐसे कामकाजी औरतों का साथ देना चाहिए, हाँ, ताकि उसका जो उत्साह है कार्य के प्रति वह कम न हो, वह कभी मायूस न हो, वह यह समझे कि हमारी सहायता करने वाले हैं,
तो इस तरह का होना चाहिए। आप पाठ के आधार पर, जो पाठ की कहानी है उस कहानी के आधार पर कामकाजी महिलाओं के बच्चों की परवरिश की समस्या के विषय में अपनी राय व्यक्त कीजिए। हाँ, यह आप अपना व्यक्त कर सकते हो। पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने खाली एक परिच्छेद बताया है और इसमें 3-4 परिच्छेद हैं, जिन परिच्छेद को हम आगे वाले पीपीटी में बताएंगे। और यह उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को कंठस्थ करोगे, अच्छे तरह से याद करोगे, दिमाग में बैठाओगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह पूरक पाठ का है, इसलिए पूरक पाठ से 4 नंबर का परिच्छेद रहता है, एक गद्य और एक पद 4 नंबर का, पूरा 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यह कहानी रूप में परिच्छेद आएगा, 4 नंबर का आएगा। इसी तरह का प्रश्न जैसे मैंने बताया उस तरह से आप करके कहानी, एक तो अच्छी सीख आप सीख सकते हैं, दूसरे आप परीक्षाओं के लिए अच्छे अंक पा सकते हैं। हाँ, इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। आप इस पीपीटी को अच्छे तरह से देखिए, सुनिए और फिर आगे अपने अच्छे भविष्य के लिए काम करिए।